महीने से पूरे जिले की टीम हमारे साथ सुबह से रात तक खून पसीना बहा के लगी हुई थी अपना, और हम लोग कितनी मेहनत से काम कर रहे थे, जनता में विश्वास दिला रहे थे कि इस बार आपको इस प्रकार की जो भ्रष्टतम सरकार की मुखिया है श्रीमती सोनिया गांधी, उनसे छुटकारा मिलेगा। उन्होंने किस प्रकार से आपके क्षेत्र की उपेक्षा की है, किस प्रकार आपको मालूम होना चाहिए कि रायबरेली इस प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला है। जहाँ से रायबरेली की सीमा शुरू होती है वही सड़कों पे गड्ढे होने शुरू जाते हैं। जहाँ जो फैक्ट्री वहाँ पे लगी है वहाँ पे कोई उत्पादन नहीं है, वहाँ किसी को कोई रोजगार नहीं मिला है। और अगर गाँव में जाएंगे तो आपको कच्चे मकान दिखाई पड़ेंगे, गड्ढे दिखाई पड़ेगी। और ये बात जनता को मालूम पड़ चुकी है कि उनको ठगा गया है, उनको ठगा गया है, और अब समय आ गया है कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। और ये मैं आपको दावे से बात करता हूँ कि जिस दिन 15 दिन बाद आप ही लोग कहेंगे कि सोनिया गांधी हार रही है और भाजपा 25 से 50 सीटें और जीतेगी और बहुमत की सरकार भाजपा की बनेगी। I'm extremely privileged and honored that my party deemed it fit to made me contest from the seat of Amethi. I think that there is a change which is coming to India which wants to be on the path of progress and development under the leadership of Narendra Modi, and we seek to bring that change to Amethi as well. कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और बीजेपी के वजारत उज़्मा के ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। सोनिया ने हरियाणा के मेवात में रैली की तो मोदी ने आसाम और अरुणाचल प्रदेश का रुख किया। दोनों लीडरों ने एक दूसरे पर तनकीदों के तीर छोड़े। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने इंतखाबी रैलियों से खिताब किया और दोनों ने एक दूसरे को निशाना बनाया। सोनिया गांधी ने हरियाणा में मेवात के इलाके नौह में एक रैली से खिताब करते हुए मोदी पर दरपरदर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी का एक ही मकसद है कि किसी भी तरह वजीर आजम की कुर्सी हासिल की जाए। कांग्रेस सदर ने बीजेपी पर बड़े बड़े वादे करने और आवाम को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। आजकल भाजपा के लोग एक बार फिर नकाब बदलकर घरियाली आंसू बहा रहे हैं, खूब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लंबे चौड़े वादे कर रहे हैं, गुब्बारे खूब उड़ाते हैं, लोगों को सुनहरे सपने दिखाते हैं। हमने आप अपने असली चेहरे और कारनामों को छिपाने की हर कोशिश कर रहे हैं। उन्हें तो उनके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य है, उन्हें तो सिर्फ प्रधानमंत्री की कुर्सी दिखाई दे रही है। इसीलिए गलत बयानी करके देश को गुमराह करना चाहते हैं, आपको गुमराह करना चाहते हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि 2014 का लोकसभा चुनाव आईन की हिफाजत और सेक्युलरिज्म की बका के लिए काफी अहमियत का हामिल है। आज हमारे मुल्क की सियासत एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हमें तय करना होगा कि हमें कैसा भविष्य चाहिए। हमें तय करना होगा कि हम लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करके अपने देश को भाईचारे और तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाना चाहते हैं या फिर समाज के बंटवारे और बंटवारे के रास्ते पर चलाना चाहते हैं। हमारे मुल्क की जमहूरियत का ऐसा कठिन इम्तिहान पहले कभी नहीं हुआ, इसीलिए अपना फैसला बहुत सोच समझकर जिम्मेदारी के साथ लेना। उधर बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश और आसाम के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी पार्टी के हक में मुहिम चलाई। आसाम के इलाके विश्वनाथ चरियाली में एक रैली से खिताब करते हुए मोदी ने हिंदुस्तानी माहीगीरों की हलाकत और अरुणाचल के तालिब इल्म की मौत का मामला उठाया और कांग्रेस सदर को निशाना बनाया। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के बच्चे को मार दिया गया। मैं जरा मैडम सोनिया जी को पूछना चाहता हूं, शहजादे को पूछना चाहता हूं, आप जब यहां आए हो कम से कम संवेदना के 2 शब्द तो बोल देते। बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस
बैरून मुल्कों की बैंकों में जमा काले धन को वापस लाने के लिए संजीदा नहीं है, क्योंकि वहां जमा काला धन कांग्रेस के लोगों का है। मोदी ने दावा किया कि लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एल के आडवाणी ने इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए यूपी हुकूमत की सख्त नुक्ताचीनी की। आडवाणी ने मुल्क में किसानों की हालत जार का जिम्मेदार यूपीए हुकूमत को करार दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क की तमाम नदियों को जोड़ने के वाजपेयी के मंसूबे पर अमल किया जाता तो मुल्क का कोई भी किसान पानी को नहीं तरसता। नदियों को जोड़ने की योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी की कार्यान्वित हो जाती तो हिंदुस्तान का कोई किसान नहीं होता जिसको अपने खेत के लिए पानी न मिलता हो। कोई ऐसा इलाका नहीं बचता जिसमें सूखा पड़ता हो। देश का रूप बदल जाता है और अभी भी होगा। आप लोग वोट देने जाएंगे, आप केवल दिलीप गांधी को विजयी बनाएंगे इतना ही नहीं, देश को बदलेंगे। आपका ये एक वोट वह दिलीप गांधी को तो तीसरी बार जिताएगा, हैट्रिक करवाएगा, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। ये होने वाला है। नरेंद्र भाई मोदी को आप मुख्यमंत्री बनाए, प्रधानमंत्री बनाएंगे, आप उनकी एक सरकार बढ़िया बनाएंगे। देखिए क्या कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ हो जाएगा। उधर राहुल गांधी ने ओडिशा के कोरापट जिले में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए यूपीए हुकूमत की कारकर्दगियों को तफसील के साथ गिनाया। उन्होंने ओडिशा की बीजेडी हुकूमत पर खूब निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि अवाम की तरक्की के लिए मरकज की जानिब से भेजे गए फंड को रियासती हुकूमत दूसरे कामों में खर्च कर देती है और उसका नुकसान अवाम को उठाना पड़ता है। उन्होंने मुल्क की तरक्की के साथ साथ ओडिशा की खुशहाली के लिए मरकज में एक बार फिर कांग्रेस क़यादत वाली हुकूमत लाने की अवाम से अपील की। उठा के ट्रांसपोर्ट की बिल्डिंग में डाल दिया और यही करते हैं। जो आपका पैसा होता है ओडिशा सरकार उसको डाइवर्ट कर देती है। आदिवासियों के लिए हम पैसा भेजते हैं, ट्राइबल सब प्लान बनाया है, आपके लिए पैसा भेजते हैं और उठा के वो किसी और चीज में पैसा डाल देते हैं और नुकसान आपका होता है। बिहार के नालंदा में वज़ीर आला नीतीश कुमार ने एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। रैली में कुछ मकामी अफराद ने बेहतर सड़क का मुतालबा करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। एहतजाजियों ने पुलिस पर पथराव भी किया, लेकिन कुछ ही देर में हालात मामूल पर आ गए और नीतीश कुमार ने अपनी हुकूमत की हुसूलियाबियों का खूब ढिंढोरा पीटा। रोड की मांग कर रहा है, वाजिब मांग है। हमने आपको सूचना के बारे में भी मालूम हुआ है, तो ये सब जायज चीज है और क्यों नहीं बन पाया इसके बारे में हम पूरा खूब खबर देंगे। और जब हम 250 की आबादी तक के गांव को पक्की सड़क से जोड़ने की योजना बना चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की 13वीं लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 22 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। इस फहरिस्त में बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ लोकसभा हलकों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। आम आदमी पार्टी ने लखनऊ में बीजेपी सदर राजनाथ सिंह के खिलाफ बॉलीवुड अदाकार जावेद जाफरी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि गांधीनगर, गुजरात से एल के आडवाणी के खिलाफ ऋतुराज भाई मेहता को मैदान में उतारा गया है। आम आदमी पार्टी की 22 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल 13वीं फहरिस्त में 3 मुस्लिम उम्मीदवार शामिल हैं। एक मुस्लिम उम्मीदवार यूपी से और 2 बिहार से मैदान में उतारे गए हैं। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से मुलाकात की। अरविंद केजरीवाल ने नजीब जंग से दिल्ली असेंबली को तहलील करने और ताज़ा इंतखाबात करने पर जोर दिया।
कांग्रेस रहनुमा राशिद अलवी बनारस लोकसभा हलके से बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंतखाब लड़ने के लिए तैयार हैं। राशिद अलवी ने इस सिलसिले में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को एक खत भी लिखा है। राशिद अलवी ने कहा कि वो चुनाव में मोदी को शिकस्त दे सकते हैं। बनारस एक तारीखी शहर है, एक सेकुलर शहर है। बनारस से न सिर्फ हिंदू जुड़ा है, मुसलमान, बुद्धिस्ट, जैनी, सब लोग बनारस से एक रिश्ता रखते हैं। बनारस सेक्युलरिज्म को सीखने के लिए सबसे अच्छा शहर है और मैंने यही दरख्वास्त की है कि जिस शहर में मुगल बादशाह सीखने के लिए आया करते थे, उस शहर में अगर वो मुझे भेजेंगी तो मैं कोशिश करूंगा कि नरेंद्र मोदी जी को सेक्युलरिज्म का सही सबक दे सकूं। और मुझे पूरा यकीन है अगर मुझे मौका मिलेगा तो बनारस एक सेक्युलर शहर है, वहां सेक्युलर लोग रहते हैं, सेक्युलरिज्म की जीत होगी। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने असेंबली चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। एक बड़े अरसे के बाद नामपल्ली और कारवां हलके से पार्टी ने चेहरों को तब्दील कर दिया है। माजिद हुसैन को सिकंदराबाद से एमपी का टिकट दिया जा सकता है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने लोकसभा और असेंबली उम्मीदवारों की फहरिस्त में किसी भी किस्म की बड़ी तब्दीली नहीं की है। आंध्र प्रदेश असेंबली चुनाव के लिए पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की इब्तिदाई फहरिस्त जारी की है। हैदराबाद के 7 असेंबली हलकों में से 2 पर सिटिंग एमएलएस को टिकट नहीं दिया गया है। काफी अहमियत के हामिल नामपल्ली हलके से सिटिंग रुकन असेंबली विरासत रसूल खान को टिकट देने से इनकार किया गया है। विरासत रसूल खान के बजाय इस बार जीएचएमसी के साबिक डिप्टी मेयर जाफर हुसैन मेराज को टिकट दिया जा रहा है। इसी तरह कारवान हलके पर भी नया चेहरा लाया जा रहा है। अफसर खान के मकाम पर कौसर मोहिउद्दीन को टिकट देने का फैसला किया गया है। चंद्रान गुट्टे से पार्टी के फ्लोर लीडर और सिटिंग एमएलए अकबरुद्दीन अवैसी ही पार्टी उम्मीदवार रहेंगे। मलकपेट से अहमद बलाला, चारमीनार हलके से पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अहमद पाशा कादरी और याकुतपुरा से मुमताज अहमद खान ही पार्टी के उम्मीदवार रहेंगे। बहादुरपुरा हलके से मौजम खान फिर से पार्टी टिकट पर मुकाबला करने वाले हैं। रियासत के कुछ दीगर असेंबली हलकों में अपने उम्मीदवारों को खड़ा करने के बारे में पार्टी गौर खौस कर रही है। जुबली हिल्स, श्रीलिंगमपल्ली, सिकंदराबाद समेत कुछ दीगर असेंबली हलकों पर मजलिस अपने उम्मीदवारों को ठहरा सकती है। हैदराबाद मेयर के ओहदे से हाल ही में इस्तीफा दे चुके माजिद हुसैन को सिकंदराबाद से एमपी टिकट या शहर के किसी दूसरे हलके से एमएलए टिकट दिए जाने का इम्कान है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। मरकजी वजीर खजाना पी चिदम्बरम ने नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि मोदी का पूंजीवाद 60 गांठ वाला पूंजीवाद है। चिदम्बरम ने बीजेपी लीडर यशवंत सिन्हा के जरिए यूपी हुकूमत की इक्तिसादी पॉलिसी पर उठाए गए सवाल को बचकाना बताते हुए उसे नजरअंदाज कर दिया। दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पी चिदम्बरम ने कहा कि मुल्क की मुआइशत काफी बेहतर हालत में है और चालू खाते का खसारा काबू में है। खालिस्तानी दहशतगर्द देवेंद्र सिंह भुल्लर की सजाए मौत को सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस पी सत्यशिवम की क़यादत वाली बेंच ने भुल्लर की नासाजी सेहत और रहम की दरख्वास्त पर ताखीर को जवाज बताते हुए ये फैसला सुनाया। खालिस्तानी दहशतगर्द देवेंद्र सिंह भुल्लर को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। भुल्लर की बीवी नवनीत कौर की दायर करदा अर्जदाश्त पर समाअत करते हुए अदालत उज़्मा ने भुल्लर की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस पी सत्यशिवम की क़यादत वाली 4 रुकनी बेंच ने भुल्लर की दिमागी सेहत और इसकी दरख्वास्त रहम पर गौर करने में हुई हुकूमत की ताखीर को जवाज बनाते हुए ये फैसला सुनाया। भुल्लर की बीवी ने अपने शौहर की सजाए मौत पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी। भुल्लर की बीवी ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का हवाला दिया था, जिसमें कहा गया था कि रहम की दरख्वास्तों पर फैसला लेने में ताखीर की सूरत में सजाए मौत के हकदार मुजरिमीन की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर देना चाहिए। और 2 ग्राउंड हैं। एक तो 8 साल की इनऑर्डिनरी डिले
جس کا کوئی بھی ایکسپلینیشن نہیں ہے. بھلر صاحب ایک مانسک بیماری کا شکار ہیں اور اس لیے ان کو موت کی سزا نہیں امپلیمنٹ کی جا سکتی. اس میں تو صرف موت کی سزا کو چنوتی دی گئی تھی. اب قانون کے مطابق جب بھی ان کی عمر قید پوری ہو جاتی ہے یا ہو گئی ہے ان کو رہا کرنے کا ادھیکار ہوگا. سپریم کورٹ نے 31 جنوری کو بھلر کی سزائے موت پر روک لگائی تھی اور فیصلے پر نظر ثانی کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی. اس کے ساتھ ہی عدالت عظمیٰ نے مرکز اور دہلی حکومت کو نوٹس روانہ کرتے ہوئے جواب طلب کیا تھا. مرکز نے 27 مارچ کو جواب داخل کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسے بھلر کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے. بھلر 1993 کے دہلی بم دھماکوں کا مجرم ہے. بھلر اور اس کے ساتھیوں نے ستمبر 1993 میں دہلی میں یوتھ کانگریس کے دفتر میں دھماکے کیے تھے. دھماکوں میں 9 افراد ہلاک اور 25 زخمی ہوئے تھے. زخمیوں میں اس وقت کے یوتھ کانگریس صدر ایم ایس بٹا بھی شامل تھے. بیورو رپورٹ ای ٹی وی نیوز. قومی سیاست میں اتر پردیش کی مرکزی حیثیت ہے. ملکی سیاست میں یو پی کے حوالے سے ایک کہاوت مشہور ہے کہ دہلی کی گدی تک راستہ اتر پردیش سے ہو کر جاتا ہے. مگر گزشتہ 15 برسوں سے ریاست کی سیاست میں علاقائی پارٹیوں کے بڑھتے دبدبے نے قومی پارٹیوں کو یہاں کنارے دھکیل دیا ہے. یہاں عام اور اسمبلی انتخابات میں کانگریس اور بی جے پی دونوں ہی جماعتیں کچھ خاص مظاہرہ نہیں کر سکی ہیں. مگر اس بار اوپینین پولز نے اتر پردیش کی جانب سب کی توجہ مبذول کرائی ہے. مختلف اوپینین پولز میں بی جے پی کی قیادت میں این ڈی اے کو کامیابی ملنے کی پیش گوئی کی گئی ہے. سبھی پارٹیاں بھی ووٹروں کو راغب کرنے میں جٹی ہیں. ان کی الگ الگ مجبوریاں ہیں. تو پیش ہے یہ ہماری خاص رپورٹ. عام انتخابات میں اتر پردیش کی حیثیت نگینے کی ہے. ہو بھی کیوں نہ, یہاں 80 سیٹیں ہیں. ملک کی سیاست میں یہ کہاوت اسی لیے مشہور ہے کہ دہلی کا راستہ یو پی سے ہو کر گزرتا ہے. مگر گزشتہ 2 عام انتخابات میں یو پی میں کوئی قابل ذکر مظاہرہ کیے بغیر کانگریس دہلی کی گدی تک آسانی سے پہنچی. حتیٰ کہ 1999 انتخابات میں بھی بی جے پی کو اتر پردیش سے صرف 29 سیٹیں ہی حاصل ہوئی تھی. مگر اس بار یو پی کو بی جے پی نے دوبارہ فوکس میں لا دیا ہے. بلکہ یہ کہیں کہ اوپینین پولز نے یو پی کو پھر توجہ کا مرکز بنا دیا ہے تو غلط نہ ہوگا. اوپینین پولز میں یہاں سے بی جے پی کی قیادت میں این ڈی اے کو 45 سے 50 سیٹیں ملنے کی بات کہی گئی ہیں. ستمبر میں مودی کی تاج پوشی کے بعد سے بی جے پی اتر پردیش پر خاص توجہ دے رہی ہے. مودی بنارس سے میدان میں ہیں. مودی کا بنارس سے میدان میں اترنا ایک تیر سے کئی نشانے سادھنا ہے. مودی ملک میں ہندوتوواد کا چہرہ ہے اور ان کی شخصیت بانٹنے والی ہے. اتر پردیش میں ذات پات اور مذہب کی سیاست کا عجب دورہ رہا ہے. بابری مسجد سانحے کے بعد مذہب کی سیاست بتدریج ٹھنڈی پڑی تو ذات پات کی سیاست نے وہاں اپنے قدم مضبوطی سے جمائے, جس کے نتیجے میں دونوں قومی جماعتیں کانگریس اور بی جے پی حاشیے پر آ گئی تھی اور آج تک دونوں ہی جماعتیں یہاں اپنی زمین تلاشنے میں لگی ہیں. مودی کی آمد سے یہاں کی سیاست انتہائی وولٹائل ہو گئی. بی جے پی اتر پردیش میں اس لیے بھی زیادہ فوکس کر رہی ہے کیونکہ اسے اپنی جغرافیائی حدود کا احساس ہے. شمال مشرقی اور جنوبی ہند میں پارٹی کی موجودگی آٹے میں نمک کے برابر ہے. شمال مشرق کے 7 سسٹرز اسٹیٹس سکم اور آسام کو ملا کر 25, مغربی بنگال کی 42, اڈیشہ کی 21 اور جنوبی ہند کی ریاست کرناٹک کو چھوڑ کر تمل ناڈو, کیرل اور آندھرا پردیش کی جملہ 101 سیٹیں ہیں. اور اس بڑے علاقے میں بی جے پی بس انگلیوں پر گننے لائق سیٹیں ہی لا سکتی ہے. اس لیے وہ اتر پردیش پر نظریں جمائے ہے. مظفر نگر فسادات کے بعد اتر پردیش کی مٹی اسے ذرا نم نظر آ رہی ہے, مگر اسے مطلوبہ پھل حاصل کرنے کے لیے کافی مشقت کرنی پڑے گی. مشرقی اتر پردیش میں 32 سیٹیں ہیں اور مودی بنارس سے میدان میں اتر کر مشرقی یو پی میں لہر اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. بی جے پی بظاہر ڈیولپمنٹ کو اپنا اہم ہتھیار بنائے ہوئے ہے, لیکن بنارس کو مودی کے لیے بی جے پی نے اس کی مذہبی اہمیت اور مودی کی شبیہ کو پیش نظر رکھ کر ہی چنا ہے. بہرحال مودی بنارس سے چناؤ لڑیں گے تو اس کے اثرات مغربی اتر پردیش اور مدھیہ پردیش کے کم و بیش 40 لوک سبھا حلقوں پر پڑیں گے. ہاں, مودی لہر ووٹ میں کتنی تبدیل ہوگی یہ تو بعد میں طے ہوگا. آئیے اب ایک نظر ڈالیں گزشتہ 2 دہائی کے دوران مرکز میں آئی جماعت کی اتر پردیش میں کارکردگی پر.
माहिरीन के मुताबिक जात पात की सियासत के पनपने से हुकूमत साजी में उत्तर प्रदेश की अहमियत कम हुई है। मगरबी उत्तर प्रदेश में 14 सीटें हैं। मुजफ्फरनगर फसादात के बाद यहाँ के हालात यकसर बदल गए हैं। यहाँ से गुज़िश्ता बार गाजियाबाद और मेरठ से ही बीजेपी को कामयाबी मिली थी, मगर इस बार यहाँ इक्वेशन बदल गया है। कांग्रेस की क़यादत में यूपीए 1 और यूपीए 2 की कारकर्दगी मायूसकुन रही है और खराब हुक्मरानी और घपले के चर्चे उसकी फलाही स्कीमों से कहीं ज्यादा हुए हैं। कांग्रेस भी इस बार उत्तर प्रदेश में अपनी सीटें बढ़ाने पर तवज्जो दे रही है। वहीं मुलायम और मायावती अपने अपने वोट बैंक को बचाने की जुगत में हैं। मुलायम सिंह आजमगढ़ और मैनपुरी से मैदान में हैं। मशरक़ी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से मैदान में उतरकर मुलायम ने मुसलमानों को अपने साथ लाने के लिए पांसा फेंका है। इसके साथ ही मुलायम और मोदी के मशरक़ी उत्तर प्रदेश से मैदान में उतरने से वोट का शार्प बंटवारा होगा और इससे कांग्रेस और बीएसपी को नुकसान पहुंच सकता है। बहरहाल सभी जमातें अपने अपने पत्ते बहुत ही मुहतात अंदाज में खोल रही हैं और उत्तर प्रदेश में जिस तरह वोटरों को अपने पाले में लाने की खींचतान मची है, उससे यहाँ मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है और कौमी सियासत में उत्तर प्रदेश की अहमियत एक बार फिर बहाल होती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। खबरनामे में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब। पेरिस, जी हां, दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर। यहां के माहौल में चारों तरफ प्यार ही प्यार मिलेगा। मोहब्बत और भाईचारे की इंतहा अगर हमें कहीं बहुत ज्यादा नजर आती है तो वो है पेरिस। नोट्रे डेम के सामने का स्क्वायर, जो प्लेस डू पारिस के नाम से मौसूम है, फ्रांस का दफ्तरी मरकज है। ये 0 किलोमीटर पर वाक़ है, जहां से फ्रांस के तमाम फासले नापे जाते हैं। 1438 में इंग्लैंड के हेनरी चहरम को फ्रांस का ताजदार यहीं बनाया गया था, जबकि 1801 में नेपोलियन की रस्म ताजपोशी भी यहीं पर हुई थी। पीछे बाहर की जानिब गलियों के साथ साथ हम 17वीं सदी के मकानात देख सकते हैं, जो खुसूसी तौर पर महफूज रखे गए हैं। यहाँ खुले बुक स्टॉल्स हैं, जहाँ सेकेंड हैंड किताबें, पोस्टर्स और आर्ट के नमूने फरोख्त होते हैं। यहाँ एक ऐसी बुक स्टोर भी है जहाँ पर शेक्सपियर नामी कंपनी की कई किताबें रखी जाती हैं। जब आप यहाँ से कोई किताब खरीदेंगे तो वो उस पर शेक्सपियर के सर का स्टैम्प लगाते हैं। यहाँ के बाजारों में, पिंजरों में आप अनगिनत परिंदों को देखेंगे जिन पर बराए फरोख्त लिखा होता है। ऐसे परिंदे जो कि बंदर, खरगोश, हैमस्टर्स और मुर्ग, ये सब फ्रांस की अलामत माने जाते हैं। इले सेंट लुइस पेरिस का सबसे कदीम हिस्सा है। जजीरे के मशरक़ी किनारे पर डी सुली के मुकाम पर कोई डी ला टॉर्नेली वाक़े है। तंग मुड़ने वाली गलियों के बाएं हिस्से पर पैंथियन के मनाजर देखने को मिलते हैं। कोई टॉर्नेली एक बहुत ज्यादा मशहूर रेस्टोरेंट है जो पेरिस में 15 मुकामों में से एक माना जाता है। लाटूर डी आर्जेंट 400 साल कदीम माना जाता है। यहाँ के लोगों की खास बात एक ये है कि एक फ्रेंच आदमी की ग़िज़ा उस वक्त तक ग़िज़ा नहीं होती जब तक कि इसके साथ शराब न हो।
टोर डी आर्जेंट के पास फ्रांस की सबसे बेहतरीन शराब रखने की जगह है। इसकी खिड़कियों के शीशे भी शराब की बोतलों को तोड़कर बनाए गए हैं, जिनका दुनिया में जवाब नहीं है। जब आप डी ऑर्जेंट में कदम रखेंगे तो वहाँ बतख के तकरीबन 15 मुख्तलिफ किस्म के अक़साम सरबराह किए जाते हैं, जिसमें उनकी मखसूस प्रेस्ड डग है। आपके ऑर्डर पर ही नंबर दिया जाता है। अगर सिर्फ निस्फ बतख का ऑर्डर दिया जाए तो 2 मेजों पर एक ही नंबर लगाया जाएगा। वैसे यहाँ के ताल्लुक से मशहूर है कि यहाँ रकम को खाना ज्यादा सस्ता है बिलमुकाबिल ग़िज़ा खाने के, लेकिन तजुर्बा कीमत से ज्यादा कीमती होता है। अपने बाएं किनारे से सैर जारी रखने पर हम एक कदीम रेस्टोरेंट के करीब से पेरिस के सबसे कदीम पुल से गुजरते हैं। 1577 में हेनरी सुवम ने अपने शख्सी इस्तेमाल के लिए लॉरे से सेंट जर्मेन को जाने के लिए बतौर शॉर्टकट इसका इस्तेमाल किया था। फ्रेंच के इनकलाब के दौरान सेंट जर्मेन डिस्ट्रिक्ट अफरा तफरी का शिकार रहा, जो 1789 में शुरू हुआ। इसके असर से 40,000 से ज्यादा लोग अपने सर गंवा चुके थे। 1793 में 16वीं लुइस और मैरी एंटोइनेट ने गिलेंटाइन ब्लेड की आहट को महसूस किया। इसके 1 साल बाद इनकलाबियों ने इनको कत्ल कर दिया। उनमें रोबेस्पियर, जॉर्ज जैक्वेस, डैंटन और जीन पॉल मार्श शामिल हैं। जब इनकलाब का इख्तिताम हुआ तो नेपोलियन बोनापार्ट ने विफ ऑफ ग्रेप शॉट के जैसा शोहरत पाना शुरू किया। उसने पेरिस के लोगों को 1795 में बिखेर दिया। उस वक्त से उस पर किस्मत मेहरबान होना शुरू हो गई। सेंट जर्मेन भी आवाम के जमा होने की एक जगह है, जहाँ खोई हुई नस्लों के कई शोरा, पेंटर्स, मुसन्निफीन, शिद्दत पसंद, माहिरीन वगैरह वगैरह ने पहली जंग अजीम में हिस्सा लिया था। यही हमको मिलेंगे। यहाँ एक मशहूर होटल लेस जोक्स मैगोट्स है, जो सरियलिज्म का पैदाइशी मकाम माना जाता है, और इसका राइवल डी फ्लोरा होटल है, जहाँ बैठने वाले मकामी लोग बुलंद आवाज में देर तक बहस मुबाहिसे में शामिल रहते हैं। आज भी यहाँ की होटलों वाली जिंदगी जिंदा है, जहाँ फ्रेंच एक दूसरे को देखने के लिए आते हैं और सयाह उन फ्रेंच लोगों को देखने के लिए। ये घूमने या बैठने के लिए खुशगवार जगह मानी जाती है। एक पेरिस के आदमी के लिए ताज़ा तैयार की हुई रोटी ऐसी ही अहमियत रखती है जैसे कि सांस लेना। वो मुख्तलिफ शक्लों और साइजेस की होती हैं। बेकरी में काम करने वाले अक्सर लोफ्स को गुलाबों से सजाते हैं, जिनको गूंद कर तैयार किया जाता है। फ्रेंच इस बात पर इसरार करते हैं कि उनकी रोटी गर्म होनी चाहिए, जो चूल्हे से एकदम हासिल की हुई हो। वो लोग ऊपरी परत पर ज्यादा तवज्जो देते हैं, साथ ही साथ खुशबू और ग़िज़ाइयत पर भी। यहाँ तक कि फर्री फ्रेंच के लोग रोटी के बगैर एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकते। यहाँ मशहूर गोल सुराखों वाली गेहूं की रोटी, जो पॉइलन कहलाती है, इसका एक लुकमा एक गैर मामूली तोहफे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ के लोगों की खास बात यह है कि अगर इनके सामने कोई खजाना भी रख दिया जाए तो ये उस रोटी के बदले नहीं लेंगे। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में।